सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज हमारे बहुत ही खुसूसी हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे खुसूसी तौर पर आरिफ मीर भट्टी साहब और असद खरल बाबडोगर साहब तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन आज जो हमने उनसे बात करनी है उसमें मामला ये है कि हर आने वाले दिन के साथ कोरोना का फैलाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासत में अलग ही तमाशा लगा है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक सियासी करंतना से नमूदार हुए और अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ कर दिया। कोरोना का नाम ले लेकर विफाक और वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक कर तनकीदी गोले बरसाए। बड़ा मुतालबा यह किया कि कोरोना के खिलाफ काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। इल्ज़ाम यह दोहराया कि विफाक मुसलसल सूबों के काम को सबोटाज कर रहा है। IMF और दीगर माली इदारों से फंड लिए जा रहे हैं मगर सूबों को 1 रुपया तक नहीं मिला। बिलावल के इल्ज़ामात का जवाब PTI की तरफ से आ गया है, लेकिन सवाल यह है ये वक्त वबा से लड़ने का है या फिर आपस में महाजराई बढ़ाने का। मुंतशिर अपोजिशन की तरफ से इस्तीफे के इस मुतालबे की हकीकत क्या है यह भी जानेंगे। नून लीग की सुने तो शहबाज शरीफ को लंदन से वापसी की परवाज महंगी पड़ गई है। हुकूमत लेने के लिए लालच में आ तो गए हैं, लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि जान कैसे छूटेगी। हालात यहां तक आ गए हैं कि छोटे मियां के इक़्तिदार के लिए हवस परस्ती पर शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ जैसे वफादार भी सवाल उठाने लग गए हैं। इन सवालों और इन जैसे दूसरे मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आरिफ मीर भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, बड़े अरसे बाद आज बात हो रही है, ये फरमाइए आपको क्या लगता है कि कौन सही है? बिलावल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी काम तो हो नहीं रहा इमरान खान से, आप इस्तीफा ही दे दें, या जो बातें वो कह रहे हैं कि जी विफाक जो है वो सूबों को सबोटाज करे? आपको लगता है कि सुबह सिंध में कारकर्दगी कोई आइडियल नहीं रही इसलिए इमरान खान कहते हैं ये शराफिया ने लॉकडाउन लगवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक उसामा आपको, बाबर साहब को, अरसद सबको सलाम। गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ है, किसी ने कहा चोर को कहा चोरी कर और साथ को कहा इसको पकड़ ले। वो बेचारा बड़ा तैयार त्यूर होकर रेड कोट के वो जोगर शोगर पहन के आया और चोरी करने के लिए घर में पहुंचा। उसका ख्याल था कि घर में पड़ा हुआ सारा महफूज माल, कीमती माल मैं लूट के फरार हो जाऊंगा, जबकि दूसरी तरफ उसी एक कार में साथ को कह दिया ये चोर आ रहा है, बच के न जाना पाए। तो शहबाज शरीफ साहब तो जिस मकसद के लिए बनाया था, वो जैसे ही उनकी फ़्लाइट इथरो एयरपोर्ट से उड़ी तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ गेम शुरू हो गई। और ये गेम शुरू में आपको इंकशाफ कर दूँ, आपके लिए खैरत होगी। अभी शहबाज शरीफ साहब ने परवाज भरी नहीं थी कि मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से रब्ता कर लिया और उन्होंने कहा कुर्बानी मैंने दी, मेरी माँ ने दी, मेरा बाप जेल में गया, मेरी भाई मेरे इश्तिहारी है, माँ मेरी दरियाए गैर में इंतकाल कर गई, तो शहबाज शरीफ किस खाते में होगा? तो शहबाज शरीफ के साथ तो पंजाबी कहते हैं ना, भाजी ताड़ल से हाथ तो हो गया, अब वो हाथ मल रहे हैं। अच्छा। कल रात भी उन्होंने अपने लंदन में एक भाई को फोन करके कहा सर मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी भतीजी ही ले बैठी है। इक़्तिदार की हवस जब इंसान के दिलों में आ जाए और खिदमत की बजाय लूट मार का बाजार गर्म करना जिंदगी का मकसद आपके हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी एक तरफ हो जाती है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ की कहानी तो बड़ी लंबी है, इनको कहाँ कहाँ किसने डॉज किया। इवन के जो शहबाज शरीफ साहब के आगे सर नहीं उठाते थे, अब जबान चलाते हैं, जबान चलाते हैं। लेकिन बिलावल साहब की इशू ये है कि बिलावल साहब का सौदा हुआ था जब आपको याद होगा वो खरबों रुपए के बेनामी अकाउंट पर, उस वक्त किसी एक की एक्सटेंशन होनी थी, सारी सियासी जमातों ने अपनी वफादारियां उनकी टोकरी में डाल दी। एक जवाब मिला आगे से कि हमें गैर मशरूत चाहिए, तो वजीर आज़म आपके 250 वोट लेते हैं और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 350 वोटों पे चले जाती है। तो हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हमें सिंध में हुकूमत करने दी जाए, जरदारी, फरियाल और दीगर गिरफ्तारियां पेंडिंग कर दी जाए। उनके मकासद हासिल हो गए और वो सिंध में चले गए। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और जिसमें तकरीबन 12 साल हो गए मुसलसल उनकी हुकूमत का। तो अब बड़ा मज़ेदार से स्टेज आने वाले हैं, आने वाले 2-3 दिन और बहुत अहम हो जाएंगे।
कल अहम अदारे के बहुत सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, अहम अदारे की बहुत सारी अच्छी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है जो मीडिया का हिस्सा नहीं बनी, और कम व बेशतर 15 या 20 दिन बाद एक अहम तरीन तबादला होगा, और उसके बाद फिर चंद तख्त उछाले जाएंगे, चंद ताज गिराए जाएंगे। ये लुटेरे, ये जो अरबों 30-35 साल से इस मुल्क का ख़जाना लूट रहे थे, शायद वो कानून की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन उसामा, इनके साथ हुआ बड़ा, 3 साल इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर 3 मरतबा 30 साल अगर कुछ नहीं कर सके तो अब ये क्या करेंगे। अब मेरा ख्याल है हल्की फुल्की जंग होगी, और इमरान खान साहब को जिनकी हमायत हासिल थी अब वो इतनी हमायत हासिल नहीं रही है। आप 27 और 28 मई तक शायद कोई बड़ी तब्दीलियां देखें पाकिस्तान में, ये मेरी बीइंग ए रिपोर्टर राय है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, आपने अभी कहा कि पार्टी के साथ भी मुकमका हो गया कि वो सिंध संभालें, आसद जरदारी चुप रहें, बिलावल चुप रहें, मरियम चुप रहें, तो सर वो जो लूटा हुआ माल था वो कब वापस आएगा, किस दौर में वापस आएगा? लोगों के पास तो अब यकीन माने खाने के लिए पैसे नहीं और कपड़े पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, तो लोग तो इंतजार करें कि लूटा माल आए और हमारी कोई सुनवाई हो। बाबर साहब, लूटा हुआ माल इसलिए वापस नहीं आ रहा, वो गरीब बेबस लाचार लोगों का लूटा गया, वो माफिया ने लूटा, शराफिया ने लूटा है। वो जो IPP का एग्रीमेंट था उसका मैं, आप, उसामा, असद साहब, ग्वादर में रहने वाला एक बंदा बिल की सूरत में हर साल देता है अरबों रुपया, वो वापस नहीं आएगा। ये ऊपर पे सब मगरमच्छ लुटेरे एक हैं। ये इस तरह हो गया, IPP में इस तरह हो गया है, गंदुम और चीनी स्कैंडल में इस तरह हो गया, और दोनों ने इमरान खान को मैसेज दिया इस इशू को ना खोलो। क्यों 3 महीने आगे चले गया? भाई सब हकायक तो आपके सामने है। IPP का कौन सा केस है आपके सामने? ये 2007 में आपने कन्वर्ट कर दिया पाक रुपये की बजाय डॉलर में। तो ये मेरे और आपके पैसे, उसामा गाजी साहब के पैसे लूटना इन ताकतवरों का मशगला है, शुगल है। और पाकिस्तान में ऐसा कानून कोई नहीं बना कि जो इन लुटेरों की सीने में, गर्दन में हाथ डाल के गले से पैसा निकाले, पैसा वापस आता हुआ मुझे नजर नहीं आता। आपने साबिक 2 वज़ीर-ए-आज़म रेस्ट किए, साबिक प्रेसिडेंट रेस्ट किया, और इसके अलावा दर्जनों किए। इन बड़े लोगों से एक परी रिकवर हुई है तो आप तीनों मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, मुझे बता दें। भट्टी साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अगर रियासत मदीना में भी नहीं रिकवर होगा तो फिर कब रिकवर होगा? उसामा रियासत मदीना के, इनके वालिद मेरे बुजुर्ग हैं, वो रियासत मदीना का मकाम भी जानते हैं और उस हस्ती की सीरत भी जानते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है? रियासत मदीना में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारका के पास साहब तशरीफ़ ले गए, मुझ में ये खराबियाँ, दुनिया जहाँ की खामियाँ। आपने फरमाया एक झूठ छोड़ दो। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। मुझे कोई खुदकशी करता हुआ बंदा नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा जब बिजली, तेल और गैस की कीमत बढ़े तो आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। कम और बेशतर 20 से ज़्यादा कीमतें बढ़ी गई। उन्होंने फरमाया 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। इधर आसफ नवाज शरीफ गिरफ्तार होता है तो VVIP जेल में कमरा मिल जाता है उसे। मीर शकील उर रहमान गिरफ्तार होता है तो सर्विस असम्पतल VVIP कमरा चले जाता है, जेल पे नहीं जाता। आप कैसे कह रहे हैं कि ये रियासत मदीना है? इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। रियासत मदीना में रियासत वाले के पाँव के खाक को मैं चूमूं, उसके नक्शे कदम पर चलना तो सीखूं। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब रियासत मदीना कहना छोड़ दें, बाकी जो मर्जी कहे। मुझे उम्मीद है कि उसामा साहब दरगुदर कर देंगे ये गलती। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आपने कहा है कि 28 मई के बाद अहम तब्दीलियां आएंगी और इमरान खान का साथ देने वाले जो है वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आगे मंजरनामा आप सियासी देख रहे हैं कि क्या दोबारा यही फिर 2 कूतें हैं, पीपल्स पार्टी रह जाती है, नून लीग, ये आएंगी या कुछ चौथी कुव्वत आएगी, या किस तरह ये सारी तब्दीली आएगी? असद खैर, आप बड़े समझदार हैं। पिछले हफ्ते आपकी एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और डिटेल मुलाकात हुई है और मुझे आपके साथ काम करने का शर्फ भी बख्शा है। ये नवाज फैमिली तो किस्सा माजी हो गया। इंडिया के साथ इनकी कुर्बत, पाकिस्तान के लिए बेहतर ना सोचना, ये अच्छा या बुरा, ये पाकिस्तान मेरा है, इसके लिए मेरी जान माल कुर्बान है। ये पाक फौज मेरी है जो मैं जाग रहा हूँ। तो 28 मई के बाद
अगर किसी ने अपनी इस वक्त डायरेक्शन ठीक ना की, जिसको कोई ये कह रहा है कि सर ये बंदे पे एतमाद ना करे, ये ना करे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और मैं और आप इंशाल्लाह मौजे करेंगे। अगर हो गया, अगर फिर कोई कंप्रोमाइज़ गिव एंड टेक NORR टीम चीज़ हो गई, तो फिर ये कौम पाकिस्तान की शायद मेरे मुंह में हाथ, इससे ज़्यादा बदतर हालात होंगे। और भट्टी साहब, मीर शकीलुर रहमान की आप बात कर रहे हैं, वो तो बेचारा एक गरीब आदमी है। आज सर्विस अस्पताल ने ये भी ऐलान कर दिया कि उसका इलाज जो है वो खैराती फंड से होगा, उसके इलाज के सारे अखराजात जो है वो खैराती फंड से दिए जाएंगे। वो बेचारे तो गरीब आदमी है, वो तो अपने इलाज के पैसे नहीं खुद दे सकते। आप तीनों साहबान मुझे बताएं, इस वक्त पंजाब की जेलों में कमो बेशतर 55 से 60 हज़ार हैं जो कैंसर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कितने लोगों को ये सहूलत मुयसर है कि जो जाके जेल में कहे और मैंने जेल में नहीं रहना। क्या रियासत मदीना ये है कि ताकतवर आपके खजाने को अरबों रुपया लूटे, गरीब की हक तलफी करे, गरीब आदमी के घर से एक पानी का कतरा भी छीन ले, निवाला भी छीन ले और उसको आप हीरो बनाकर पेश करें, और एक आदमी एक बच्चे के लिए 2 रोटियों का आटा चोरी करे, एक पुदीना चोरी करे तो उसको साल सजा हो जाए। यार खुदा का हाफ है, किन चोरों से चौकीदार बनाकर घरों की हिफाजत की उम्मीद रख रहे हो? भाई ना करें ऐसे, असल फैक्ट सब लोगों को बताएं, फैसला लोग करें। पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है जो ताकतवर को कानून के मुताबिक सजा दे और उसके खलक से लूटा हुआ माल लाए। जिन साहब का आपने जिक्र किया है, मैं 5 माह से वहाँ सैलरी नहीं मिल रही, कभी वहाँ से ये आवाज़ आई? आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गरीब का पसीना खुश्क होने से पहले दे। ये बात खोलेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएगी, क्योंकि उस कहानी का मैं बहुत बड़ा विटनेस हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान में जी अगर इस वक्त अहम ताकतों ने मैं तीनों साहिबान को कह रहा हूँ, बड़े फैसले ना किए और क्रॉस द बोर्ड एहतसाब का सिलसिला ना चलाया, तो याद रख ले 2021 में हम तीनों शायद रोटी के लिए भी मुश्किलात का शिकार हों। लेकिन ये बताएं भट्टी साहब, अभी ये ब्रेकिंग टिकर्स भी चल रहे हैं चैनल पर कि राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून पंजाब, वो कह रहे हैं हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं मीर शकील से। तो ये बुज़दार साहब की जो हुकूमत है, ये आप क्या देखते हैं? चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे मीर शकील का मामला हो, वो कहते हैं जी वो नैब का मामला है। वो तो कह रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने उनको सरकारी हॉस्पिटल ले गए। राजा बिशारत साहब कह रहे हैं कि वो तो NIH से टेस्ट लेकर आए थे, वो नहीं रहना चाहते थे जेल, हमने तो उनको सरकारी अस्पताल में रखा है, वरना वो तो कहते थे मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने बड़ा काम कर दिया है। और ये भी जराए कह रहे हैं, जेल जराए बता रहे हैं, अच्छा, दबाव डाला गया बकायदा। कैदी बताए जो जेल में हो और उसको होम डिपार्टमेंट के बगैर आधा इंच कमरे से मूव करने की इजाजत हो। राजा बिशारत की इंक्वायरी करवा लें इस केस में। राजा बिशारत ने अहम शख्सियात को जाके मुलाकात करके कहा ये आपकी बचत के चांस हैं। ये राजा बिशारत जो इमरान खान साहब की अगर हुकूमत 5 साल पूरी करती है तो नहीं, मुझे नहीं पता, अगर जाती है तो राजा बिशारत के बारे में वो इंकिशाफात होंगे कि एक अलग नैब राजा बिशारत की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाना पड़ेगा। वज़ीर कानून ये किस तरह कह सकता है कि एक जेल का मुजरम, एक जेल का मुलजम किस तरह जेल से बाहर निकला, किस कानून के तहत निकला, किसने इजाज़त दी? कोई राइटिंग इजाज़त होती है ना, हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, ख्वाहिशात और ब्लैकमेल करने पर नहीं चलती। नहायत अदब एहतराम से यही बात है कि हमने चोरों को चौकीदार बना दिया है और कहते हैं घर बड़ा महफूज है, इसीलिए नाकाबिल तलाफी नुकसान की तरफ चल पड़े हैं हम। अच्छा भट्टी साहब, ये इस्लामाबाद में मीर इब्राहिम रहमान साहब की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उसके बाद उनके एक एंकर की एक अहम वज़ीर जो है जिनको ने नया कलमदान संभाला है, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद पंजाब की एक अहम शख्सियत जो एक गुलकार के घर में एक वज़ीर के साथ दावत भी, उन्होंने फ़ोन करके ये सारी सहूलियात दिलवाई। तो ये कोई ऊपर से कोई गेम तो नहीं हो रही कि जो ये सारी रायतें हुई है ऊपर और नीचे सब मिले हुए और हमें जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई अंदर की बात है? इश्तिहार चुर भी सुना खुल गए काफ़ी। असद खल साहब परसों प्राइम मिनिस्टर हाउस एक फ़ोन गया और उसके बाद जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं,
उनके बारे में आर्डर आए, इन्हें मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। पीएम ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े इशू में 31 साल गुजर गए हैं, इतने बड़े केस में एक जेल सुप्रिटेंडेंट, एक वजीर की कोई हैसियत नहीं। ये हुकूमती लेवल पे फैसले होते हैं या कुछ ऐसी जगह फैसले होते हैं जहां मेरे और आपके पर जलते हैं। इस लूप में मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर कानून तो बाकायदा इसका हिस्सा है, इस प्लानिंग का हिस्सा है। किस तरह वो उनको जब जुडिशल से भेजा गया तो ये रास्ते बनाए गए, ये उनके घर में ड्राफ्ट की गई चीज। तो ये छोड़े, ये कहते क्या है छोड़े, ये करते क्या है ये देखें। आप जाए ना अभी कहें कि किसी जेल, कोई जेल में बंदा बंद है, उसकी माँ बिस्तरे मर्ग पे है, डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे के अंदर मर जाएगी, उसकी माँ को पैरोल पे रिहा करा के दिखाएं उस मुल्ज़म को। और ये भाई इस्लामाबाद से आर्डर आया है, इस्लामाबाद से आर्डर आया है, इस्लामाबाद से आर्डर आया है। और पंजाब के वज़ीर आला पंजाब ने जब तक उनको ये रिपोर्ट नहीं पहुंची, उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास आती है? वो वीवीआई कमरा सीएम के लिए, गवर्नर के लिए होता है। उन्हें कैसे मिल गया? आप किस तरह के, आप तो मेरे मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। भट्टी साहब, मॉडल टाउन का जे ब्लॉक और वहाँ पे 3 कनाल का बंगला, एक मीडिया हाउस का मालिक और उसका जो फ्रंट मैन है, वहाँ पे बैठ के मीर शकील और इब्राहिम रहमान मुलाकात एक होती है, नैब के साथ सारी डील होती है। और एक टाइकोन का अचानक दुबई चले जाना और उनके दामाद का गिरफ्तार होना, अभी होना है उसने गिरफ्तार, मैं पहले से खबर दे रहा हूँ। ये आपस में क्या कड़ियाँ मिल रही हैं? देखिए असद खल साहब, अब ये स्टेज आ गई है पाकिस्तान को इन लुटेरों, डाकुओं, चोरों जिन्होंने 22 करोड़ आवाम का खून तकरीबन 70 साल से निचोड़ा है, या इनके खिलाफ करास्ती बोर्ड एहतसाब हो जाए, या 22 करोड़ आवाम के लिए हर रोज़ खुदकशी की खबरें आनी शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान बनाना 1947 में जितना ज़रूरी था ना, उतना इस करप्ट माफिया से पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है। अब फैसला अहम तरीन अदारे ने करना है, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त मजबूरियों का शिकार हो चुके हैं। राजा बिशारत इस वक्त नवाज शरीफ के लिए भी अहम रोल अदा कर रहा था और इस वक्त भी अहम रोल अदा कर रहा है। माही माही मैनू छल्ला पुआ दे, चोरों को चौकीदार बनाया है। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया है, इसमें आप इस स्टोरी पे काम करें तो आप फैक्ट्स तक चले जाएंगे। अच्छा, अभी भट्टी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। इसी तरह आटा चीनी बहरान वाली रिपोर्ट जिस तरह आपने जिक्र किया आगे चली गई। जहांगीर तरीन साहब की वापसी का कोई इम्कान है? कोई पैचअप हो जाएगा या नहीं? देखिए, जहांगीर तरीन इस वक्त इमरान खान साहब को ना नून लीग से खतरा है ना पीपल्स पार्टी से, वो बेचारे एहतसाब की दलदल में फंस गए हैं। जहांगीर तरीन से अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान मामला तय नहीं करते तो उनका जहाज़ चिंची रक्शे से ज़्यादा चला था। पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने का 90% सेरा जहांगीर तरीन पे जाता है, तो ये तो उनका इतना इशू नहीं है। अब देखना ये है कि मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब को घर भेजते हैं। गंदुम स्कैंडल सबके सामने है, फंदा भी तैयार है, कड़ी भी तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिद हैं कि मैंने असल मुल्ज़िम को नहीं पकड़ने देना, तो लिहाजा वक्त अब मेरा ख्याल है कि फाइनल रोड की तरफ जा रहा है। गैब का इल्म तो अल्लाह को पता है, लेकिन अब ये मुकमका की सियासत, ये गिव एंड टेक की सियासत, लुटेरों की सियासत यहाँ चलती रहेगी और हम और आप किस्सा माजी हो जाएंगे। हमारी दास्तान तक ना होगी, फिलहाल तो और ये चंद खानदान 22 करोड़ आवाम का खून निचोड़। फिलहाल तो उस्मान बुज़दार तगड़े नजर आ रहे हैं। वो तगड़ा चीफ सेक्रेटरी जो दोनों बड़े घरों से मैंडेट लेके आया था कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करनी है, उन्होंने तो उसको घर भिजवा दिया। 4 DIG घर भिजवा दिए, 3 चीफ सेक्रेटरी घर भिजवा दिए। उनको कौन माइका लाल घर भिजवाएगा? उनका तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि उनके पीछे है कौन, कि उनके सामने सारे बेबस हैं। आपको किसने कह दिया उनके पीछे नहीं आता? माही सहेलिए नहीं सहेलिए प्यार मैनू होया, मेरा बाबुल पढ़िया लिखिया, जिमें उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बना,
ओ भाई इस स्टोरी पे मुझ फकीर को बनाएं, बताता हूँ पहली मुलाकात उस्मान बुज़दार बनी गाला कौन से रास्ते से गए, किसको ख्वाब आई कि जनूबी पंजाब का एक बंदा जिसका नाम उस्मान है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ख्वाब में आए, इनको बनाए। उसके बाद 5 इंक्वायरियाँ असद खल साहब के पास पड़ी होंगी जो करप्शन की वज़ीर आज़म को भेजी गई, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उनको किसी ने कह दिया भाई जिस दिन उस्मान बुज़दार साहब जाएंगे आप भी चले जाएंगे। वो जिद अना तेरा जादू चल गया ओ जादूगर रे ओ जादूगर। बस इससे ज़्यादा आगे कोई कहना, आपने अपना प्रोग्राम भी बंद कराना है और मेरे गरीब पे भी पाबंदी लगानी है। आप तो ताकतवर लोग हैं, मैं काबू आ जाऊंगा। तुम चाह रहे हो कि ताड़े कंपटीशन कोई ना रहे हैं। नहीं, वैसे उनको तो शेरशाह सूरी भी कहा गया कि जी शेरशाह सूरी सानी, नया शेरशाह सूरी आ गया उस्मान बुज़दार। आखिर भट्टी साहब ये बताएं, ये जो जंग चल रही है मुसलसल, रोज़ सिंध हुकूमत की तरफ से आ जाता है बयान, कभी विफाक की तरफ से इमरान खान साहब ने कहा, ये अशराफ ने लॉकडाउन करवाया। ये कोरोना के दौर में ये इस तरह ही चलता रहेगा, ये नोक झोंक ये चलती रहेगी, रोज़ इसी पर टॉक शोज होंगे कि जनाब आपने कहा आपकी गलती है, आपने ये किया, वो कहेगा जी आपने हमारी मदद नहीं की, नहीं तुम्हारी गलती है, हम तो कह रहे हैं ये बेयर इनकम प्रोग्राम के पैसे दे दिए, एहसास प्रोग्राम में। यही चलता रहेगा अगले 3 साल। देखिए उसामा, बड़ी बदकिस्मत हैं हम लोग, मैं हम आपस का कहता हूँ। जब भी कोई वबा आती है और दुनिया मुंतशिर लोग हजूम बन के कौम बन जाते हैं और एक दूसरे का बाजू बन जाते हैं और उस वबा से लड़ने के लिए, उसके खात्मे के लिए जद्दोजहद करते हैं। हम वो बदनसीब हैं कि इतनी बड़ी वबा आई, दुनिया भर में आई, लेकिन हमने इस वबा को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। हमने इस वबा का मुकाबला करने की बजाय अपने मुखालफिन को कुचल टारगेट करना शुरू कर दिया, तू चोर तू डाकू। ये इसका 90% मुकाबला सिर्फ मीडिया पे किया जा रहा है। टाइगर फौज बन गई। मैंने पिछले दिनों देखा कि वज़ीर आला पंजाब सुबह 7:30 बजे लॉकडाउन का जायजा लेने गए हैं, तो हेलीकॉप्टर पे लॉकडाउन, अमूमन लाहौर की मार्केटें 11 बजे खुलती हैं। मैंने कहा यार ये लॉकडाउन का सुबह 7:30 बजे क्या? कहता नहीं मियाँ साहब वज़ीर आला साहब ने ग्लेल पकड़ी थी, नीचे वायरस मार रहे थे। तो मेरे भाई इस लॉकडाउन का मुकाबला करने के लिए वायरस मुझे और आपको बचाने की बजाय ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। भट्टी साहब आपने बेतहाशा ट्वीट भी किए हैं, आपने प्रोग्राम भी किया है, छोड़ते मुस्तहिक लोगों के घर राशन पहुंचाते, पानी पहुंचाते, बिल्कुल सही। और इसके बचाव के लिए भट्टी साहब आपने लूट मार का जरिया बना लिया। आपने ट्वीट भी किया है, आपने प्रोग्राम भी किए हैं। मुझे कोई फार्मूला समझा दें, ये रेटिंग का चक्कर क्या है? ये रेटिंग किस तरह आएगी? उसामा साहब जोर लगा लगा के थके, लेकिन रेटिंग तो आती नहीं है। नहीं लो जी, बाबर साहब, उसामा साहब, मैं पाकिस्तान में हर सजा का मुस्तहिक। उससे रेटिंग इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है। और मैं आपको एक खबर दे दूं, हम तो इसके शिकार हैं ही। आप पर भी अगले महीने सवाल आने वाला है। रेटिंग पहले सलमान दानिश करता है, अगर वो लाइव रेटिंग इसकी शफाफ कर दे, इसका मुनाजरा करा ले 50 लोगों को बुला के, मैं साबित करता हूं फ्रॉड 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 फ्रॉड। 4 लोगों से उसकी डील हो गई है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पे तुम आओगे। इसमें 70-80 अरब रुपए का बिजनेस है जिसकी लूट मार है ही कोई नहीं। जिसे एक साकब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको भी अंदर करने लगा हूं, कौन सा बंदा मिला इस लूट मार की? मुझे बता दे। 20 तीनों से सवाल है। असद खल साहब आपने भी बोलना है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, चंद वोटों की चोरी होती है तो तमाम सियासतदान एहतजाज करते हैं, तो मीडिया पर रोजाना एक लुटेरा, एक माफिया रेटिंग चोरी करता है। हकायक नजर नहीं आते, लेकिन इस पर एहतजाज नहीं होता, इसको शफाफ नहीं किया जाता। जो 5 साल बाद होता है उसमें एहतजाज हो रहा है। 22 करोड़ की आवाम को रोजाना चोरी किया जाता है। साहब लगता है के जरिए गड़बड़ की जाती है, पैसे लेकर के ऊपर भी एक केस है। इसका आज तक इसके ऊपर केस डालना पड़ेगा। आप और मैं इसके अगर शुरू हो गए तो ये बच नहीं सकेगा, ना इसको बचा सकेगा।
देखिए चीटिंग पब्लिक सुप्रीम एट कोर्ट लार्ज जज ने है, कमीशन बनवा दे आप। फॉर्जरी, फ्रॉड और मैनिपुलेशन करना, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज करना, एफबीआर के साथ ये क्या केस आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग का SEC केस उसमें कितना बड़ा है और कौन कर रहा है वो आपको आप भी जानते हैं, क्यों नहीं वो मंतकी इल्जाम तक पहुंच रहा। SCCP के साथ किस तरह वो उसने मिली भगत की है, एफबीआर के साथ किस तरह मिला है, पैसा बाहर किस तरह जा रहा है, कंटार मीडिया कौन सा है, इंडिया के स्टेक क्या है, ये कंपनी आई क्यों, इसके राब्ते और ताने बाने कहां से हैं, पनामा केस के दौरान प्रोग्रामों की रेटिंग की मैनिपुलेशन मरियम साहबा किस तरह करवाती थी, एक एक ट्वीट के ऊपर मीडिया मालकान क्यों हलकान हो जाते थे। ये मेरा ख्याल है ऐसे जो लोग हैं इनको भी हमें एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग एक जाली, एक खुद साख्ता और गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके अब देखें ना वो प्रोग्राम। अच्छा, बिल्कुल खरल साहब की बात बिल्कुल वैलिड है। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे क्योंकि ब्रेक फिर लेनी होगी, ये बताएं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का, आपने भी शुरू में इस बात का जिक्र किया, उसमें शहबाज शरीफ ने कहा जी 2 साफ़ी आए थे और वो ये पैगाम लेकर आए थे कि वज़ीर आज़म मुझे शहबाज शरीफ को बनाया जाना है, और फिर काबीना भी हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या नाम होंगे, चीज़ें फाइनल हो रही थी। उन 2 साफ़ियों में से कहीं एक का नाम आरिफ मीर भट्टी तो नहीं था? सहाफी कासद नहीं होते, साफी मुखबर नहीं होता। साफी का काम है तहकीक के बाद बगैर खौफ और लालच के करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने का कोई एग्रीमेंट हुआ था, ना उनको हुकूमत मिल रही है। एक इनका ख्याल है फौज को टारगेट करने के लिए। शाहिद खान अब्बासी और इनके बयान देख लें, ये बेसलेस बात है। वो जो साफ़ी हैं तो शहबाज शरीफ साहब से मैं गुजारिश तो उनका नाम लें, फिर मैं साबित करूंगा कि शहबाज शरीफ किस गाड़ी पर नंबर बदल के किसके पास मिन्नतें करने गए कि अल्लाह का वास्ता है हमसे लूटा हुआ माल वापस ना लिया जाए। अच्छा, वो फिर मैं इंकिशाफत करूंगा, अल्लाह के सुपुर्द देखी जाएगी। नहीं, वो साफ़ी थे कौन जो 2 गए हैं? मुझे तो किसी ने कहा कि भट्टी साहब से पूछ लें कहीं उनका नाम तो नहीं लिया जा रहा। भाई उन साफियों के बैलेंस में लंदन कुछ पैसे गए हैं, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी असद खान और बाबर डोगर दोनों समझदार हैं। लंदन 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 पौंड पैसे दिए गए। अच्छा, ये फजल रहमान की तरह कासत नहीं थी, इस तरह उन्होंने पैगाम उल्टा सीधा दे के उनके बाद वो बंदे गायब हो गए, बाद में पता चला। ठीक है, चले को हाथ नहीं हो गया। अच्छा, आपको पता है असद खान साहब आप बड़े खोचल हैं। फजलुर रहमान ने उस नंबर पे फोन किया जहां उन्होंने कहा महीने बाद हुकूमत चले जाएगी। आगे क्या था? फिलहाल आपको मतलूबा सहूलत मसलन नहीं, आपको जवाब मसूल नहीं हो रहा। ये फजलुर रहमान साहब से भी फोन करे कि जब उन्होंने फोन किया उन्हें क्या मिला। तो आपको पता है ऐसे मौके पे बहुत गेम होती है। ये जो लगड़ बगड़ होते हैं ना, दिहाड़ी लगाने के लिए आ जाते हैं, ले जी मैं फान से मैसेज लाया हूँ। इस वक्त इक़्तिदार का जो पग है आपके सर है। कहीं भतीजे भी आपके दोस्त है, कहीं भतीजों ने तो नहीं 2 बंदों को भेज दिया चाचा से पैसे निकलवा ले। ये मैं और आप बाद में बात करेंगे। आप सारी चीजें गुलवा के को मुझे क्यों पकड़वाना चाहते हैं? मैं तो आगे हिट लिस्ट पे हूँ। बहुत शुक्रिया आरिफ मीर भट्टी साहब, इंशाल्लाह आगे देंगे कि आप प्रोग्राम में शामिल हो। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये जो कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से कि विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को सबोटाज कर रही है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तर्जुमान हुकूमत पंजाब शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं। शौकत बसरा साहब, पहले आपसे बात ये करना चाह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें जो कर रही हैं उसको सबोटाज कर रही है विफाकी हुकूमत, यानी इमरान खान साहब। और फिर जो इमरान खान साहब ने कह दी अशराफी ने लॉकडाउन लगवाया, वो कहते हैं बताएं ना किसने लगाया? क्या पीपल्स पार्टी ने ईरान में लॉकडाउन लगवाया? इटली में पीपल्स पार्टी ने लगवाया? क्यों वो अगर कोई मदद नहीं कर सकते बिलावल कह रहे हैं हमारी, तो कम से कम हमारे खिलाफ बातें तो ना करें। देखिए, मुझे तो कम से कम ये बिलावल साहब की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि जिस तरह इन्होंने पहले $6 मिलियन बनकर बढ़ के मारे थे कि जी हम सिंध ये कर रहे हैं, सिंध वो कर रहे हैं। पहले दिन से हम कह रहे थे कि इसके ऊपर सियासत की जरूरत नहीं है।
मरकज हो, सूबे हों, तमाम इकाइयाँ हों, हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ मुतहद होकर इसको शिकस्त देनी है कोरोना को। अब मुझे नहीं समझ आती अचानक इनको क्या ख्याल याद आ गया कि उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, प्राइम मिनिस्टर तो डे वन से कि हमने एक तरफ कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ भूख से लड़ना है, हमारे वो हालात नहीं हैं जो बाकी ममालिक के हैं। तो उस वक्त इनको जब मुश्तरका मुफादत काउंसिल का आखिरी इजलास हुआ था, उसमें मुराद अली शाह साहब भी शरीक हुए थे, 24 घंटे तक कोई इतराज नहीं था। जैसे बाहर निकलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, इस्तीफे मांगने शुरू कर देते हैं। आप देखिए ना, जीबी और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहाँ से कोई इख्तिलाफी बात आपको नजर आती है? ठीक, अच्छा बसरा साहब साथ रहिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? ये इस्तीफा तो नहीं मांगना चाहिए था, हर दफ़ा यही बात आ जाती है बिलावल साहब जब आते हैं कि जी इमरान खान इस्तीफा दे दें। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने कभी भी इस्तीफे का इस तरह मुतालबा नहीं किया कि बिला वजह कर दें। बिलावल साहब ने पहले दिन जब ये वबा शुरू हुई और पाकिस्तान में केसेस सामने आए, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये मेरा वजीर आजम है, हम इसके साथ खड़े हैं और हम इस वबा से इकट्ठा लड़ेंगे, हम अलग-अलग नहीं लड़ सकते। और फिर वफाक जो है उसका साथ होना बहुत जरूरी है। ये जंग का माहौल है जो एक मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में उसने शरह मवाद में भी इजाफा किया है और जो मरीज हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। हम कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब हमारी इमदाद नहीं कर सकते तो कम अज कम अपनी जबान तो बंद रखें। एक तरफ जैसे अभी बसरा साहब ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में एक तरफ तो बैठ के वहाँ बात तय करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो कह देते हैं जी महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, भूख बढ़ी है। इस तरह तो बातें नहीं ना होती। बाहर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जज्बात से खेलते हैं, उनको रोटी का झांसा देते हैं, उनको गुर्बत दिखाते हैं और अंदर बैठ के कहते हैं कि लॉकडाउन कर दो। ये दोहरी जो पॉलिसी है उसके लिए बिलावल साहब ने कहा है कि अगर ये बंदा हमारे साथ भी नहीं चल सकता, खामोश भी नहीं रह सकता, फिर इसे क्या हक है वजीर आजम रहने का? ये इस्तीफा दे दे। और इस माहौल के अंदर हसन साहब हमारे साथ जी लियाकत शाहवानी साहब भी हैं, तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान। लियाकत शाहवानी साहब, ये आप कहाँ तक दुरुस्त मानते इस बात को? बिलावल ने कहा है कि विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के कामों को सबोटाज कर रही है। क्या बलूचिस्तान हुकूमत को वो मदद नहीं मिल रही, या जो आप जो काम करना चाहते हैं विफाकी हुकूमत उसमें रुकावट बनती है, या एक और कोई अहकाम देती है आपको? जी उसामा, जिस लेवल पे हमें मदद की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड और हमारी जो रिक्वायर्ड जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक तो यकीनन नहीं मिला। लेकिन ये है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ, NDMA के साथ बाहर ममालिक से कोई डोनेशन आती है या वो ख़ुद प्रोक्योर करते हैं तो उस तमाम स्टॉक में जो है वो बलूचिस्तान का शेयर ज़रूर दे रहे हैं। और कल भी हमें NDMA की तरफ से जो है काफ़ी जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड किया गया है, हमने कल वो वसूल किया है। इससे कबल एक PCR मशीन, 2 एक्सट्रैक्टर मशीनें भी जो है उन्होंने फर्दर टेस्टिंग के लिए हमें भिजवाए हैं। एक हफ़्ता कबल जो है 14,976 किट्स, 1100 VTM, 15,000 स्वॉब्स भी उन्होंने भिजवाए हैं। N95 मास्क हैं, दीगर इक्विपमेंट्स हैं, वो भिजवाते रहे। लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब रोज़ अव्वल से ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में फौरी तौर पे 50,000 अफराद का टेस्ट किया जाए, ताकि हमारे जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है वो हमें समझ आए और उसको बुनियाद पे प्रेडिक्ट करते हुए हम अपने इंतज़ामात करें। लेकिन ये है कि उस हद तक हमें किट्स, VTM, स्वॉब्स नहीं मिले। अब उसमें एक जेन्युइन इशू ये है कि NDMA इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर तो उन्होंने भी प्लेस किए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपने तई हमने भी ऑर्डर प्लेस किए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज का एक इशू है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो नहीं आ रहे, शिपमेंट में इशू आ रहा है। तो इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम ये कथन नहीं कहेंगे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। बसरा साहब, पंजाब हुकूमत सबसे ज़्यादा बड़ी समझी जाती है, इसलिए से कि सूबा भी सबसे ज़्यादा बड़ा है आबादी के लिहाज से, फिर हुकूमत भी वही है जो वफाक में है। 1 रुपया भी नहीं मिला, बिलावल कह रहे हैं सूबाई हुकूमत को 1 रुपया वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिला,
और जो शाहवानी साहब बातें कर रहे हैं इक्विपमेंट की कमी है, तो ये कहां तक पूरी की जा सकती है? साहब उसके साथ एक और चीज भी शौकत साहब ऐड कर लें कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने 75 अरब रुपया वफाक से मांग लिया है कि अगर हमें ना दिया गया तो हमारे पास तो तनख्वाहों के भी पैसे नहीं है, तो वफाक इतने पैसे कहां से लेके आए? उसामा भाई और डोगर साहब एक मिनट दीजिएगा। इससे पहले अभी मैं हसन मुर्तजा साहब को सुन रहा था, इनको असल में आदत पड़ी हुई है कमीशन खाने की, लूट मार करने की, करप्ट माफिया है, कुत्ते काटने की वैक्सीन इनको मिलती नहीं है। वहां पे लाड़काना को देख लें जो कि शहीद भुट्टो का शहर है, वहां पे अरबों रुपए हड़प करके और हाई कोर्ट ने क्या नोटिस लिया है। अभी भी अपना काम करने की बजाय सिर्फ वो फिल्मी डायलॉग मीडिया की कंजम्पशन के लिए इस्तीफा दे दे। और भाई अल्लाह ना करे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होंगे देन व्हाट, आप लोगों को दे दें जिन्होंने 70 सवाल सिवाय लूट मार के कुछ नहीं किया। कोई अमरीत की हुकूमतें थी, कुछ आपकी थी, आप लोगों ने अरबों रुपया खुद तो खा लिया, खुद आप वो गोले वाला, पापड़ वाला, टीटीज वाला उनसे माल कमा लिए, और आज अगर माफिया को चैलेंज कर रहे हैं और चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं तो आपके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। बसरा साहब दे दें भाई आप लोगों बसरा साहब एक सेकंड जी, हसन मुर्तजा साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी हसन मुर्तजा साहब, फिर मैं बसरा साहब बात मुकम्मल कर लें मुझे। अच्छा चलें, बसरा साहब जल्दी से, टाइम कम है। मुर्तजा साहब एक मिनट सुन लें। जी बसरा साहब पूरी कर लें बात। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, तरमीम यही तो हम जो बातें कर रहे हैं 18वीं तरमीम के ताबे हेल्थ जो है, जो एजुकेशन है, तमाम पंजाब सूबों के सब्जेक्ट हैं। जाहिर है कि पैसे कुछ ऊपर से इनको अगर नहीं पूरे मिले तो वो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी तक जो इनको मिले हैं, पंजाब जाहिर है वहाँ पे हमारी हुकूमत है, उन्होंने भी मुतालबा किया है, लेकिन इनकी तरह चीखों पुकार तो नहीं कर रहे भाई। काम ढेले का नहीं किया। वहां के लोगों के साथ जिस तरह ताजर तबका सड़कों पर आया हुआ है, जिस तरह उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म करने की वहां पे अब भी तैयारी हो रही है जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, तो मुझे बताएं इनकी गुड गवर्नेंस कहाँ है? इनकी कहाँ पर वहाँ पे सूबे में कहीं हुकूमत नजर आती है? मैं जरा बात कर जी मुर्तजा साहब, फिल्मी डायलॉग सिर्फ बोल रहे हैं बिलावल। उसामा साहब आप अंदाजा लगा लें, अब इसकी जो गुफ्तगू है, इसकी जो बाजारी ज़बान है, वो मैं आपको इसलिए कह रहा, आपको बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा एक सेकंड, चले बसरा साहब सुन लें। जी मुर्तजा साहब आप बात मुकम्मल कर लें। बसरा साहब मैं आपको तमीज भी सिखा दूंगा। ऐसे नहीं, आराम से बात हमेशा गलत लहजा इख्तियार करते हैं। बसरा साहब मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुर्तजा साहब नहीं, आप जरा बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें, आप ठीक हो जाएंगे, आप बर्दाश्त करें। अच्छा मुर्तजा साहब थोड़ा सा, वो मेरा लहजा आपने ठीक नहीं करना। अच्छा चले, लहजा आपने ठीक नहीं करना। चले आप नहीं पर्सनल बात ना करें, आप इशू पर, हाँ जी इशू पर बात करें। अच्छा मुर्तजा साहब जी, आपने कहा है कि पंजाब जो है वो पैसे मांग रहे हैं, उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। 250 अरब रुपया इन्होंने पंजाब का देना है, 140 अरब रुपया जो है इन्होंने सिंध का देना है। पैसे देते कोई नहीं, सूबे कहाँ से पैसे लाएं? सारा जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो वफाक के पास होता है। वफाक ने तमाम सूबों को एनएफसी के मुताबिक हिस्सा देना है, इन्होंने कौन सा अपनी जेब में से देना है? आपने सवाल ये किया है, लाड़काना के अंदर कुत्ते जो है वो काट रहे हैं लोगों को। कुत्ते फैसलाबाद में भी काटते हैं, कुत्ते मियांवाली में भी काटते हैं, कुत्ते केपीके में भी काटते हैं, बलोचिस्तान में भी काटते हैं। कौन कहता है कुत्ते नहीं काटते? सिंध के अंदर भी काटते हैं। सिंध ने ही कुत्ते काटने की बारी है। हम एक वबा से तो लड़ लें, उसके बाद हम कुत्तों को भी देख लेंगे। मेरे पास वक्त कम है, ठीक है। मेरी जी ये बसरा साहब को आदत पड़ गई है चोरी डाका करने की। अच्छा चले ना, बस ठीक है, उनका ओपिनियन था। आप मेरी उसामा जरा बात सुन ले। 70 साल की ये बात करते हैं, और 70 साल में अपने उन आकाओं का तो 30 साल 40 साल निकाले जो फौज के है। अच्छा फौज के बारे से हम हमारी डिस्कशन और जा रही है। मुर्तजा साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे रोकना आप दोनों को। बसरा साहब प्लीज, बसरा साहब आप भाई हैं प्लीज, मुर्तजा साहब आप भी भाई हैं प्लीज। शाहवानी साहब मुझे ये बताइएगा, ये फिर 18वीं तरमीम पर मामला आ जाता है कि सूबों को अब खुद इख्तियार है कि वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, वो जो टैक्स इकट्ठा करें वो उनको लगाना पड़ेगा। वफाक हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। हर एक का मसला इस चीज़ का है कि पैसे नहीं है, क्या करें?
देखें, एक तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों के इख्तियारात हैं टैक्स बढ़ाने के, बलूचिस्तान खसूसन मौजूदा जो गवर्नमेंट है जाम कमाल साहब की हुकूमत, हमने जो 7 अरब रुपए हमारा मैक्सिमम BRA टैक्सेशन एनुअली इकट्ठा होता था वो हम 15 अरब तक वो हम ले गए हैं। अपने तौर पे हमने ये बढ़ाया है, लेकिन ये कि 18वीं तरमीम के साथ नती है 7th NFC अवार्ड भी हुआ था और NFC फार्मूला के तहत जितने महासिल हैं वो डिविजिबल पूल में जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है और बाद अज़ां फेडरल गवर्नमेंट और सूबों में वो तकसीम किया जाता है। बलूचिस्तान का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो NFC के पैसे हैं। हमारा जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है GDS है। हम तो डिपेंडेंट हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। हमारे अपने साथ इतनी कोई रिसोर्सेज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारा जो ज़रात है 96 के ड्राउट के बाद वो तबाह हो चुका है और हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं है। हमारा जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें खसूसन सुई गैस का जो एक्सटेंशन है वो भी पूरे जो बैक डेट्स हैं उसके तहत PPL उसको चला रही है। हम नया ग्रांट चाहते हैं, नया मुआहदा चाहते हैं, उस पर अभी तक फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं बैठी। ये नया मुआहदा लेकिन बतदरीज बढ़ाया गया उसका शेयर, लेकिन फिर भी अभी भी कम है और इस वबा की सूरत हाल में ये भी बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। वसाइल की कमी का मुल्क पूरा शिकार है, सारे सूबे यही बात कर रहे हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बसरा साहब का तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हसन मुर्तज़ा साहब और लियाकत शवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी हमारे साथ है। असद खरल साहब, वक्त बहुत कम रह गया है, एक खबर यह आ रही है अंदर की, आप पूरी स्टोरी बताएं। ये जो मीर शकील साहब का मामला है कि उसमें अब मीर इब्राहिम का नाम भी आ रहा है। वो जो सारा प्लॉट था जहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ चवन कनाल का, वो तो नाम उन्होंने अपनी फैमिली का कर दिया था। तो क्या उनको भी बुलाया जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है या सराय दुरानी साहब का केस मौजूद है स्पीकर सिंध असम्बली, उनके खिलाफ जो केस है उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, उनके जो बच्चे हैं उनको भी उसी में मुलजम ठहराया गया, इश्तिहारी करार दिया गया। अब मामला ये है कि जब मीर इब्राहिम रहमान साहब बेनिफिशरी इसमें थे, जब उनके नाम ये रकबा हुआ तो जो LDA के पैसे देने थे, जो 5 कनाल 2 मरले जो ज़मीन सरकारी जो गलियाँ हैं वो भी डाल ली, फिर उसके हवाले से और बहुत सारे डिफ़ॉल्ट थे, जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, तो वो सारे उनके ऊपर भी लाइबिलिटी आती है। अब मामला ये है कि इसमें सिंगल आउट तो नहीं किया जा सकता ना कि एक बंदे को आप पकड़ ले और बाकियों को छोड़ दे। दूसरा, अभी इनको जो शिफ्ट किया गया है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसकी रिकमेंडेशन या उसकी रिक्वेस्ट शामिल नहीं उसमें, यानी उसके बगैर उनको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। अब मामला ये है कि आज उनके टेस्ट भी हुए हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल आ गए हैं, उसमें कोई भी ऐसी अब नॉर्मल बात नहीं आई। जिस तरह वज़ीर कानून जो है वो वजाहत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, जो नैब के मुलजमान या दीगर जो मुलजमान जो जेलों में होते हैं उनको अगर हॉस्पिटल आपने लाना होता है तो एक बाकायदा महकमा होम डिपार्टमेंट जो है उसकी उसमें अप्रूवल होती है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। जेल हुकाम जो है वहाँ प्रॉपर एक उसकी रिक्वेस्ट आती है। तो ये जो कह रहे हैं राज साहब वजीर कानून है, वो कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, नहीं इससे हिंदुस्तान का तल्लक है या बलूचिस्तान या सिंध हुकूमत का तल्लक है। अजीब बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का तल्लक है, होम डिपार्टमेंट किसका है? वो कह रहे हैं नैब का पंजाब का, नैब के साथ तल्लक है। लॉ मिनिस्टर का ये हाल है, लॉ मिनिस्टर का ये हाल है कि वो ये कह रहा है कि पंजाब हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। जुडिशल कस्टडी महकमा जेल खाना जात हुकूमत पंजाब के, वो कहते हैं हमने उनको सरकारी अस्पताल में रखा है, उसमें सबसे वरना तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे थे। सबसे अहम चीज वो ये कहते हैं कि जी वो तो प्राइवेट अस्पताल में जा रहा था, हमने तो पकड़ के उसको सरकारी अस्पताल में ले गए थे ना। क्या बात है इस लॉ मिनिस्टर की कि जो ये बात कर रहा है VVIP कमरे में। और शर्म की बात ये है कि जो बंदा अपने मुलाजमों को सैलरी नहीं दे रहा, अरबपति है, खरबपति है, वो बंदा ज़कात के पैसे से अपना इलाज करवा रहा है। आज LP पे साइन किए MS ने और उसका खर्चा जो है सारा उसके इलाज का, उसके टेस्टों का वो ज़कात फंड से जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये क्या। मैं भी सर्विसेज हॉस्पिटल दाखिल हुआ तो मैंने फौरी तौर पर पैसे जमा कराए थे, एक दिन में फौरी तौर पर 20 साल का मतलब ये तो नहीं है, बिशारत साहब का मतलब ये भी हो सकता है कि जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पंजाब हुकूमत कौन दे रहा है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इसका। उसामा साहब जेल से होम डिपार्टमेंट की अप्रूवल होती है, वो वजीर कानून है। अगर उनको इतना भी नहीं पता, नैब के मुलजम अब नहीं है। जुडिशल कस्टडी मीन्स कि वो अब रहमो करम पे जेल खाना जा, जेल खाना जा किसका महकमा है? पंजाब हुकूमत का। इस तरह होम डिपार्टमेंट कानून के तहत उनको हॉस्पिटल में रख दिया भी क्रिटिकल रिमांड क्या है, उसमें कहते हैं नैब से तल्लक था उनका। अब जब जुडिशल कस्टडी में आ जाते हैं तो नैब का तल्लक खत्म हो जाता है। अब शख्सियत वही मिल रहे हैं जो किसी सर्विसेज अस्पताल में जेल का एक वार्ड है,
वहाँ पर 6 बेड लगे हुए हैं। इस टाइम जेल के 2 पेशेंट वहाँ पर हैं, 4 बेड खाली पड़े हुए हैं। इनको वहाँ पर नहीं ठहराया गया, इनको खास तौर पर वीवीआई कमरे में ठहराया गया है। इनके वीवीआई कमरे को अभी तक वो जो सब जेल डिक्लेयर नहीं किया गया। खरल साहब, ये तो सारा ड्रामा ही कुछ और चल रहा है। ये इसको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर कोई कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई कानून आइन नाम की मुल्क में चीज है नहीं, उसके मुताबिक तो होना चाहिए ना जो भी है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।